कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। हिंदी की प्रैक्टिस सेट। आज हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन करेंगे, जिनमें से मिनिमम 20 क्वेश्चन यहाँ पर आपको करने हैं। हम एमपी टेट, सुपर टेट और रीट, इन 3 एग्ज़ाम्स के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। अगर आप जो भी भारत के कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो आप यहाँ पर प्रैक्टिस सेट डेली हमारी चैनल पर चलती है, आप वहाँ पर भाग ले सकते हैं। जैसे कि बीटेट, बिहार टीचिंग एग्ज़ाम्स यानी कि, और उत्तराखंड टेट, यूके टेट, उत्तराखंड टीचिंग एग्ज़ाम्स, ये सभी एग्ज़ाम्स। अभी झारखंड टीचिंग एग्ज़ाम्स होने वाली है, जेटेट। सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए लगभग जो सिमिलर पैटर्न होते हैं वो पैटर्न सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर आपके लिए लाए हैं। अगर आप एग्ज़ाम्स की तैयारी और बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, आप नए सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स ले सकते हैं। हमने नोट्स तैयार करके रखे हैं। एमपी टेट, रीट, सी टेट एंड यूपी टेट, इन सभी के नोट्स तैयार हो चुके हैं। नोट्स लेने के लिए 7634993536 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें से कौन सर्वनाम की यहाँ पर बात की गई है, निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन ए है, वह अपने आप खा लेता है। वह सॉरी, आप क्या क्या खाते हैं। आजकल आप कहाँ रहते हैं। इनमें से कोई नहीं। इनमें से निजवाचक सर्वनाम का क्या राइट आंसर होंगे आपको यहाँ पर बताने हैं। चलिए राइट आंसर आप बताइए, क्या होगा आपके हिसाब से राइट आंसर। चलिए यहाँ पर अगर निजवाचक सर्वनाम की अगर हम बात करें, निजवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता कारक के लिए स्वयं है। क्या यहाँ पर बात करेंगे, कर्ता कारक के लिए, कारक के लिए स्वयं होते हैं। ठीक है, स्वयं होते हैं। तो कर्ता कारक के लिए जो स्वयं होते हैं वह अपने आप खा रहा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम में। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इस पैकेट में 10 किलो चावल हैं। रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है। गुण विशेषण, निश्चय परिणाम विशेषण, निश्चय संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित परिणाम विशेषण। इस पैकेट में 10 किलो चावल है, यहाँ यानी कि ये बात निश्चित है। पैकेट ये है, इसमें 10 केजी चावल है, तो इस हिसाब से ये तो निश्चित है। यहाँ पर रेखांकित शब्द का विशेषण बताना है। विशेषण किसे कहते हैं, जिसकी विशेषताओं को बताए उसे विशेषण कहते हैं। तो निश्चित परिणाम होगा। तो निश्चित परिणाम में से यहाँ पर आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर अगर सवाल पूछता कि इस पैकेट में चावल हैं पर कितने हैं, ये अनिश्चित हो जाती तो ये वाला आंसर होता। लेकिन यहाँ पर क्या कहता है, इस पैकेट में 10 केजी चावल है, यानी कि वो चीज़ें आपके लिए निश्चित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। यदि रमा नृत्य में अभ्यास करती है तो वह आज प्रसिद्ध नृत्य की होती इनमें से कौन सा काल है। अगर वह लड़की, एक लड़की है रमा, सीता, गीता जो भी है, अगर वह नृत्य करती यानी डांस करती, नृत्य आप नहीं समझेंगे, अगर वह डांस करती तो आज वह डांस में बेस्ट होती। क्या होती, वो डांस में बेस्ट होती। लेकिन यहाँ पर बात की गई है भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। होती, होती का मतलब है अगर, क्या गारंटी है कि वह क्या वो डांस में बेहतर होती, इसका कोई गारंटी तो नहीं है। तो इस हिसाब से ये चीज़ें भविष्य काल के अंतर्गत आएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर होंगे। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दिए गए विकल्प में किस विकल्प में इन प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। शौकीन, नमकीन, सेठानी, योगीन। ऐसा कौन सा जिनमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। तो चलिए राइट आंसर बताइए, आपके हिसाब से क्या राइट आंसर हो जाएगा।
तो अगर हम बात करें प्रत्यय का नहीं इस्तेमाल किया गया, तो प्रत्यय का इस्तेमाल अगर हम यहाँ पर बात करें तो शौकीन में प्रत्यय का इस्तेमाल किया गया है, नमकीन में इस्तेमाल किया गया है, युगीन में किया गया है। लेकिन इनमें से अगर हम यहाँ पर बात करें, इनमें से सॉरी किन में से नहीं किया गया है, तो सेठानी में किया गया है, बाकी में तो नहीं किया गया है। तो जो गलत होता है उसी को हम आंसर देते हैं, क्योंकि नेगेटिव फॉर्म में क्वेश्चन है। सेठानी का क्या होती है, सेठ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करेंगे ऑप्शन नंबर इसमें किया गया है, सॉरी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर देखेंगे। इसमें सेठानी में सेठ का प्रत्यय किया गया है, इसमें नहीं, इसमें नहीं और इसमें नहीं, ना तो शौकीन में, ना ही नमकीन में, ना ही युकीन में नहीं किया गया है। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लिपि का हृदय कोमल नहीं है। लिपि एक लड़की है, लड़का है, जो भी है, उसका जो हृदय है वो कोमल नहीं है। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। अरुक्ष है, काकली है, धनज है, धनद है, तंजुआ है। तो क्या है, यहाँ पर आपको राइट आंसर बताने हैं। अगर बात करें कोमल, कोमल का मतलब क्या होती है, कोमल, कोमल का मतलब होता है सॉफ्ट। क्या होती है, सॉफ्ट। सॉफ्ट का जो उल्टा होगा अरुक्ष होगा। क्या होगा, कोमल का उल्टा अरुक्ष होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपके राइट आंसर जो होने हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। करी का उबाल मुहावरे का अर्थ है। करी का उबालना, कमजोश होना, करी बनना, इनमें से कोई नहीं। करी का उबाल का मुहावरे का अर्थ क्या है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाना है, होगा क्या, कम जोश का होना। करी का उबाल का मुहावरे का जो अर्थ होगा वो कम जोश का होना होगा। चलिए क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आ रहा है आपको। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से आलोचक है, वाजपेयी, डॉक्टर ज्ञानेंद्र, क्या होगा, वाजपेयी, डॉक्टर ज्ञानेंद्र, राधाचरण गोस्वामी, बेचन शर्मा उग्र। इनमें से आलोचक कौन है, क्वेश्चन आपसे पूछा है, इनमें से आलोचक कौन है। यहाँ पर राइट आंसर आपको बताने हैं, क्या राइट आंसर यहाँ पर हो जाने हैं। अगर हम आलोचक की बात करें तो डॉक्टर ज्ञानेंद्र हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। डॉक्टर नगेंद्र हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर नगेंद्र। चलिए एकांकी, एक घूंट निम्न में से किसकी रचना है। अगर आप टेंथ में पढ़े होंगे तो वहाँ पर टेंथ में भी ये चीज़ें आपको हिंदी में मिल जाएगी। टेंथ एंड ट्वेल्थ दोनों की बात करेंगे हम यहाँ। टेंथ एंड ट्वेल्थ की अगर हम बात करेंगे, याद रखेंगे, वहाँ पर भी ये चीज़ें मिलेंगी और आपको अभी यहाँ पर भी पूछी गई है। एकांकी, एक घूंट निम्न में से किसकी रचना है। देवकीनंदन खत्री, उपेंद्र नाथ अश्क, जयशंकर प्रसाद, भुवनेश्वर। किसकी रचना है एक घूंट। चलिए राइट आंसर बताइए, क्या यहाँ पर राइट आंसर हो जाने हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें तो एकांकी क्या है, एक एक सॉरी एक एक घूंट क्या है, एक एकांकी है। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद। अगर यहाँ पर बात हम करें जयशंकर प्रसाद कौन है, तो वो कथाकार थे, वो नाटककार हैं, वो उपन्यासकार हैं, ठीक है। जयशंकर प्रसाद कौन है, कथाकार हैं, कथाकार हों कथाकार होंगे, नाटककार हैं, कथाकार हैं, नाटककार हैं, उपन्यासकार थे, ठीक है, वो सभी थे, उपन्यासकार थे। चलिए क्वेश्चन आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से जयशंकर प्रसाद की अंतरिम कृति है। इरावती, रुद्रस्वामिनी, झरना, कंकाल। जयशंकर प्रसाद की अंतिम जो लिखा हुआ कृति है वो क्या है। यहाँ पर सवाल पूछा है जो अंतिम हो, वो आखिरी जो एकांकी है, काव्य है, मुहावरे हैं, अर्थ है, जयशंकर प्रसाद के उपन्यास है, क्या है वो आखिरी, यहाँ पर वो सवाल आपसे पूछा है। चलिए यहाँ पर बात करेंगे, ऑप्शन नंबर आपके बी राइट आंसर हो जाएंगे। जयशंकर प्रसाद की अंतरिम कृति है जो धुत्र स्वामी है। अगर हम यहाँ पर बात करें धुत्र स्वामी क्या है, ये सवाल आपसे
पूछा जाएगा कि जयशंकर प्रसाद द्वारा कृत अंतिम कृत धुत्र स्वामी है, तो वो क्या है? धुत्र स्वामी ये क्या है? ये एक नाटक है, याद रखेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम्स में कंफ्यूज करके पूछते हैं, ठीक है। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आगे क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है? क्वेश्चन आगे देखेंगे। निम्न में से भक्ति चरण व्या व्याकृति कृति है। सुहाग के नूपुर, तेरी बात तेरी मेरी बात, सब ही नवादत राम गोसाई, मंदिर की नर्तकी। चलिए इसका राइट आंसर आप बताइए, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगी? चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी यहाँ पर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। मेघ में से कौन सा विकल्प कर्ता के अंतर्गत आता है? संदेह अलंकार, उपमा अलंकार, विश्लेष अलंकार, मानवीकरण अलंकार। यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? मेघ में से कौन सा, क्या मेघ में से कौन सा कर्ता कारक के अंतर्गत आता है? चलिए राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पर? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प निम्न में से कौन सा विकल्प कर्ता कारक के अंतर्गत आता है? राम ने श्याम को गले लगाया, बढ़ती महंगाई से लोग परेशान, रूपा को चाय दो, अरे तुम कब आए। इनमें से कौन सा विकल्प कर्ता के अंतर्गत आता है? कर्ता कारक हमने पढ़ाया था आपको लेक्चर क्लास में। ये सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है, कौन सा विकल्प कर्ता के अंतर्गत आता है, यहाँ पर सवाल आपसे पूछा है। तो चलिए राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर यहाँ पर आपके हो जाएंगे? कर्ता ने, यहाँ पर आपको पता है कर्ता के अंतर्गत जो कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता यहाँ पर ने आता है। इसका विभक्ति जो चिन्ह आती है कर्ता ने आएगी। तो यहाँ पर एक ही चीज़ में आपको ऑप्शन नंबर ए में राइट आंसर दिख रहा होगा। कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान का के लिए हे रे अरे पढ़ाए थे आपको हमने लेक्चर क्लास, तो वहाँ से सवाल पूछा है। तो कर्ता का जो विभक्ति चिन्ह है वो ने है, क्या हो जाएगा वो? कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्ता ने कर्म को, कर्म का विभक्ति चिन्ह को हो जाएगी। तो कर्ता ने का विभक्ति चिन्ह ने हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर पहला होगा, राम ने श्याम को गले लगाया। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। राधिका सस्वर पठन के समय विराग चिन्हों का ध्यान नहीं रखती, इसके द्वारा ऐसा करने का क्या हो सकता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, श्रोता को समझने में कठिनाई होगी। श्रोता मतलब जो सुन रहा है। विराम चिन्ह अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, मधुर हो सकता है। चलिए राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर हो जाएगा? अगर हम यहाँ पर बात करें विराम चिन्ह को अगर ध्यान में नहीं रखा जाएगा तो जो श्रोता हैं, जो सुनने वाले हैं, उनको एक ही लाइन में सेंटेंस समझ आएगी। ऐसा लगेगा कि कोई भी चीज़ है जो कोई भी किसी चीज़ों के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर विराम चिन्ह नहीं देने से श्रोता जो सुनने वाले होते हैं, श्रोता का मतलब होता है सुनना, ठीक है, सुनने वाले जो होते हैं उनको समझने में कठिनाई होगी। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दुलाई वाली कहानी के प्रमुख पात्र कौन थे? वंशीधर, झूरी, होरी, सुमंगल, ठीक है, सुमंगल। क्या राइट आंसर हो जाएंगे? दुलाई वाली कहानी के मुख्य पात्र कौन है, यह सवाल आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर बताइए। अगर हम यहाँ पर बात करें तो दुलाई वाली के कहानी के मुख्य पात्र ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आएंगे राइट आंसर, वंशीधर हो जाएंगे। कौन होंगे? वंशीधर। अगर वंशीधर की बात करें तो इसकी जो लेखिका है वो बंग महिला है। कौन होंगे? बंग महिला।
बंग महिला हो जाएंगे। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है उसने कहा था, कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र, इनमें से कोई नहीं। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, यह सवाल पूछा गया। तो उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, यहाँ पर यह सवाल आपको बताने हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, चंद्र शर्मा गुलेरी उसने कहा था कहानी के लेखक थे। चलिए, लेखक थे नहीं, लेखक हैं। सौंदर्य शब्द है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, भाववाचक संज्ञा, इनमें से कोई नहीं। सौंदर्य का मतलब होता है रूप, रूप, रूप निखार की यहाँ पर बात की गई है। रूप निखार की यहाँ पर बात की गई है। सौंदर्य का मतलब होता है रूप और निखार। इनमें से कौन सी संज्ञा है, यहाँ पर ये सवाल पूछा गया है। अगर हम बात करें तो सीता यहाँ पर क्या हो जाएगी, सीता बहुत सौंदर्य, सीता में बहुत सौंदर्य थी, यानी बहुत वो सुशील और बेहतर दिखती थी। इस हिसाब से सीता के बारे में यहाँ पर हम ये कह सकते हैं सौंदर्य किसको प्रकट कर रहा, भाव को प्रकट कर रहा, फील को, यहाँ ठीक है, फील को सौंदर्य प्रकट कर रहा। अगर भाव को बात करेंगे तो वो भाववाचक संज्ञा की गिनती में सौंदर्य आ जाता है, हमारी खूबसूरती, ठीक है। वो किसके कौन सी संज्ञा के बीच में आती है, वो भाववाचक संज्ञा के बीच रूप में आ जाती है। मेरा खिलौना टूटा है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मेरा खिलौना टूटा है, इनमें से कौन सा सर्वनाम होगा, ये सवाल पूछा गया है। तो मेरा खिलौना टूटा है, तो इनमें से कौन सा सर्वनाम होगा, आपको यहाँ पर बताने हैं। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे मेरा खिलौना टूटा है, इसको छोड़ देंगे, मेरा खिलौना, मेरा का मतलब होता है वो मेरा है, ठीक है, वो मेरा खिलौना टूटा है। इस में सबसे व्यक्ति के संज्ञा के लिए बोध होता है, क्योंकि पुरुषवाचक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्ति की यहाँ पर बात हो रही है, व्यक्ति, व्यक्ति मतलब मैं, और मैं मतलब व्यक्ति, व्यक्ति की जो बात आएगी तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। क्वेश्चन आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन आगे कहता है उच्च प्राथमिक स्तर पर यह जरूरी है कि बच्चे समाचार में छपी किसी खबर, लेख या कहानी दी गई निहितार्थ समझ सकें, अपनी पाठ्य पुस्तक के सभी पाठों को अभ्यास कर सकें, भाषा के आकलन के लिए की जाने वाली सभी प्रतियोगी गतिविधियों के मापन रूप में हिस्सा लें, भाषा का अतिरिक्त अभ्यास करें और परियोजना कार्य इंटरनेट पर प्रयोग करें। ये उच्च प्राथमिक स्तर की बच्चों की यहाँ पर बात की गई है। कुछ चीज़ें यहाँ पर संभव हो सकती है क्योंकि वो अपर प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं। तो अपर प्राइमरी लेवल के बच्चे से लोग एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा करते हैं। इवन टीचर, इवन सिलेबस, इवन बोर्ड, इवन एग्ज़ाम बहुत अच्छे उम्मीद करते हैं। तो अपर प्राइमरी लेवल के जो बच्चे होते हैं समाचार पत्र में छपी खबर, लेख या कार्ड की निहितार्थ समझ सकते हैं, क्योंकि जो भी अखबार होते हैं उनको वो पढ़ के आसानी से रूप में वो समझ पाएंगे, क्योंकि वो अपर प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं। अपर प्राइमरी का मतलब होता है 6 to 8+, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शिक्षण के सभी आयामों में से नियमों या सिद्धांतों को शिक्षार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास क्या कहलाती है? तैयारी, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण। चलिए, इसका राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर हो जाएगा? सवाल आपसे पूछा है शिक्षण के सभी आयामों में से नियमों या सिद्धांत, नियम या सिद्धांत को शिक्षार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास कहलाती है। तैयारी वो पहुंचाने का प्रयास नहीं होती है। प्रस्तुतिकरण, आप जो प्रेजेंटेशन करते हैं वो भी तो तैयारी नहीं, प्रयास नहीं करती है। तुलना, ये भी नहीं होता है। तो सामान्यीकरण यानी नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर की बात हो रही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आपके हो जाएंगे। कुछ प्रश्न बहुत कठिन थे, क्या है यहाँ पर? कुछ प्रश्न बहुत कठिन थे, इस वाक्य में प्रयुक्त
पर विशेषण शब्द को छांटिए। कुछ प्रश्न बहुत कठिन। यहाँ पर सवाल पूछा है प्रयुक्त पर विशेषण, विशेषण नहीं, विशेषण के जो बाद आती है वो पर विशेषण की बात यहाँ पर की गई है। पर विशेषण शब्द को छांटिए। तो यहाँ पर आप बताइए कि पर विशेषण शब्द क्या हो जाएंगे। अगर हम बात करें कठिन, कठिन शब्द के जो कठिन एक क्या है, कठिन एक विशेषण है इस वाक्य का, कठिन एक विशेषण है। तो विशेषण के जो बाद आते हैं पर विशेषण, यानी विशेषण की विशेषता को जो बतलाता है। तो कुछ पाठ्य बहुत कठिन थे, बहुत आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएंगे। रवि से रोया नहीं जाता, मैं कौन से वाच्य है। रवि से रोया नहीं जाता, भाववाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, इनमें से कोई नहीं। रवि से रोया नहीं जाता, इनमें से कौन सा वाच्य है। राइट आंसर बताइए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। रवि एक लड़का है जिसको रोया नहीं जाता। रोया का मतलब होता है रोना, जो आंसू इंसान व्यक्ति रोते हैं। रोना एक भाव के रूप में आती है। क्या होती है, भाव के रूप में आती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, भाववाच्य। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। असंभव किस समास का शब्द है। असंभव की बात की गई यहाँ पर की जा रही है। द्विगंत समास, संबंध तत्पुरुष समास, नत तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास। यहाँ पर बात की गई है किसकी, असंभव समास शब्द कौन सा है। यहाँ पर यह सवाल आपसे पूछा गया है। चलिए असंभव मतलब जिसको संभव ना हो सके, संभव ना हो सके, क्या संभव ना हो सके उसे असंभव कहते हैं। तो यहाँ पर नत तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर सी। न्यून शब्द का संधि विच्छेद है। नी प्लस ऊन, नी प्लस ऊन, न्यू प्लस ऊन, न प्लस यून। न्यून शब्द का संधि विच्छेद आपसे पूछा है। न्यून शब्द के सबसे पहले यहाँ पर आप पता कीजिए इसमें यो कौन सी संधि है, स्वर संधि है, यन संधि है कि कौन सी संधि है, पहले ये पता कीजिए आप। यहाँ पर न्यून, अगर न्यून है तो यहाँ पर यन स्वर संधि हो जाएगा। क्या होगा, यन स्वर संधि, स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, यन स्वर संधि होगा। तो यन स्वर संधि अगर यहाँ पर होगी तो ऑप्शन नंबर नी प्लस ऊन, ऑप्शन नंबर नी प्लस ऊन हो जाएगी। क्योंकि हमने जब संधि पढ़ी थी, हमने जब संधि पढ़ी थी, आपको पढ़ाया था लेक्चर क्लास में, तो डिटेल में डिस्कस बारीकी से की गई थी। अगर आप डिटेल वाली वीडियोस पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर देख सकते हैं। या फिर चैनल पर जाएंगे, चैनल पर आपको प्लेलिस्ट पड़ी है, वहाँ पर भी आप जाके पूरी वीडियो देख सकते हैं। श्याम शब्द में प्रत्यय है। श्याम शब्द में कौन सा प्रत्यय है। मल, अल, आल, इनमें से कोई नहीं। श्याम शब्द में प्रत्यय है, कौन सा है, ये बात आपको बताना है। श्याम शब्द में जो प्रत्यय है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अल प्रत्यय है। क्या है, श्याम शब्द में जो प्रत्यय है वो अल प्रत्यय है, इसीलिए श्याम का जो प्रत्यय हो जाएगा श्याम मूल हो जाएगी। ठीक है, श्याम मूल हो जाएगी, इसीलिए इसमें अल प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा भाषा विकार नहीं है, यानी नेगेटिव फॉर्म में क्वेश्चन है। एलेक्सिया, डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, अफेजिया, ये टीचिंग मेथड के एक विकार होते हैं, डिसेबल होते हैं, जिसमें हर एग्जाम्स में आपको 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन 100% मिलते हैं। मिनिमम एक क्वेश्चन तो आपके 100% यहाँ पर रहेंगे ही रहेंगे। ये ऐसा विकार है, क्योंकि इस चीज़ों पे डिटेल में वीडियोस बन चुकी है, डिटेल में लेक्चर क्लास आपको मिल चुकी है।
या तो आप नोट्स पढ़ेंगे, नोट्स में बेहतर तरीके से आपको यहाँ पर समझाए गए हैं, या फिर आप लेक्चर क्लास अटेंड कर ले, लेक्चर क्लास अटेंड कर लेंगे। डिसेबिलिटी के बारे में, अधिगम अक्षमता के बारे में, तो वहाँ पर आपको आसानी से समझ आ जाएंगी। चलिए, कौन सा नहीं है, यानी 3 नेगेटिव फॉर्म में है तो 3 होगा, और एक नहीं होगा, जो नहीं होगा उसे हम सही कर लेंगे। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, हकलाना, बड़बड़ाना क्या नहीं है, तो सिंपल सी बात होगी भाषा विकार। यहाँ पे लैंग्वेज की बात हो रही है, ठीक है, किसकी बात हो रही है, भाषा की बात हो रही है। जब भाषा की बात होती है तो लैंग्वेज की बात होगी। देखो, हकलाना होगा, बड़बड़ाना वो भी होगा, ये डिसलेक्सिया भी होगा, तो डिस्ग्राफिया नहीं होगा। हमने आपको कहा था ग्राफ के बारे में, किसके बारे में, ग्राफ। ग्राफ जब भी आए तो वो लिखने वाली बात आ जाती है, किसकी बात आ जाती है, वो लिखने वाली बात आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन बी होगा, तो डी, सॉरी, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी होगा, तो बी बिल्कुल भी नहीं होगा। जो गलत होता है उसी को हम सही करते हैं, क्योंकि नेगेटिव वाले फॉर्म में क्वेश्चन को पूछा गया है। तो चलिए, ये थे आज के हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन। हिंदी के हमने प्रैक्टिस सेट किया 25 क्वेश्चन, जिसमें से आपको मिनिमम 20 क्वेश्चन करने हैं, ताकि आपके एग्ज़ाम्स के जो बेहतर रिजल्ट बन सके। क्योंकि सिर्फ क्वालिफाइड नहीं, यहाँ पर सिर्फ क्वालिफाइड की बात नहीं आ गई, यहाँ पर रैंक की बात आ गई। क्योंकि एग्ज़ाम्स में सीटें कितनी होती है, 20,000 से 25,000, 20,000 सीटें होती है, लेकिन स्टूडेंट 20 लाख 25 लाख होते हैं। तो आपको बेहतर रैंक प्रोवाइड करने के लिए आपको नोट्स ले लेनी चाहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स की जो तैयारी है उसमें और बेहतर प्रोग्रेस हो जाती है। कंप्लीट नोट्स के लिए 7634993536 नंबर पर आप व्हाट्सअप करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। अगर आप नोट्स पढ़ते हैं, लेक्चर क्लास अटेंड करते हैं, प्रैक्टिस में भाग लेते हैं, तो टीचिंग इंस्टीट्यूट 100% सफलता की गारंटी लेती है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।